हेलो एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्लास 9th चैप्टर नंबर 1 मैटर इन आवर सराउंडिंग। चैप्टर को शुरू करने से पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि मैटर होता क्या है। तो अगर हम इसे डिफाइन करें मैटर को, तो हम कहेंगे कि एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस, हैज़ मास and can be felt by any one of our sensory organs is called matter। सिंपल लैंग्वेज में समझिए इसे। हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें मौजूद हैं जो स्पेस ऑक्यूपाई करती हैं, जिनके अंदर अपना खुद का मास हो और साथ ही साथ जिनको हम अपने 5 सेंसरी ऑर्गन्स में से किसी एक या एक से अधिक सेंसरी ऑर्गन के द्वारा फील कर सकते हैं, जिसे हम सेंसरी ऑर्गन के द्वारा फील कर सकते हैं, उसे मैटर कहेंगे। एक एग्जांपल लेते हैं। ये अगर मार्कर ले लिया जाए तो इस मार्कर का अपना खुद का कोई मास होगा, ये स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, साथ ही साथ इसे हम अपनी सेंसरी ऑर्गन्स में से आँखों के द्वारा और स्किन के द्वारा फील कर सकते हैं, देख सकते हैं। इसलिए मार्कर हमारा एक मैटर है। अगर हम बात वाटर की करें तो वाटर का अपना खुद का एक मास होता है, वो स्पेस ऑक्यूपाई करता है और साथ ही साथ सेंसरी ऑर्गन के द्वारा उसे फील किया जा सकता है। इसलिए वाटर एक मैटर है। हमारे आसपास जो एटमॉस्फेयर में मौजूद गैसेस हैं, उन गैसेस को भी अगर देखा जाए तो वो स्पेस ऑक्यूपाई करती हैं, साथ ही साथ उन गैसेस के अंदर अपना खुद का मास होता है और उन्हें सेंसरी ऑर्गन्स यानी स्किन के द्वारा फील कर सकते हैं। इसलिए हम उन्हें भी मैटर कहेंगे। यानी हमारे सामने 3 एग्जाम्पल्स आए हैं अभी मैटर के। सबसे पहला एग्जाम्पल तो हमारा मार्कर है, दूसरा एग्जाम्पल हमने लिया वाटर का और तीसरा एग्जाम्पल था हमारा एयर। तो हम अगर कहें फिर से एक बार कि मैटर यानी कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो स्पेस ऑक्यूपाई करता है, जिसका अपना खुद का मास है और साथ ही साथ जिसको हम सेंसरी ऑर्गन्स से फील कर सकते हैं, उन्हें हम मैटर कहेंगे। अगला जो हमारा टॉपिक है वो फिजिकल नेचर ऑफ मैटर का है। यानी इस टॉपिक के अंदर हम जानने की कोशिश करेंगे कि मैटर का फिजिकल नेचर कैसा होता है। पहला जो पॉइंट है इसका वो ये है कि कोई भी मैटर छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर के बना होता है। यानी फर्स्ट हमारा फिजिकल नेचर है कि मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। ये पार्टिकल्स क्या हो सकते हैं? तो ये पार्टिकल्स एटम हो सकते हैं, ये पार्टिकल्स मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, या ये पार्टिकल्स आयंस हो सकते हैं। यानी कोई भी मैटर पार्टिकल्स से मिलकर के बना होता है और ये पार्टिकल्स एटम हो सकता है, मॉलिक्यूल हो सकता है या आयन हो सकता है। यानी हम कह सकते हैं कि मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स या फिर मैटर इज मेड अप ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस। यानी कोई भी मैटर कंपोज्ड होता है एटम से, मॉलिक्यूल से या फिर आयन से। एटम क्या है, मॉलिक्यूल क्या है, इसका डिस्क्रिप्शन या फिर आयन क्या है, इसका डिस्क्रिप्शन हम अगले सेक्शंस में, अगले चैप्टर्स में लेंगे। फिलहाल के लिए मैं आपको बता दूं कि एटम का मतलब होता है कोई भी पार्टिकल, कोई भी सब्सटेंस का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल, किसी भी सब्सटेंस का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करता लेकिन केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, उसको हम एटम कहेंगे। फिर से एक बार, किसी भी सब्सटेंस का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करता लेकिन केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, उसे हम एटम कहेंगे। जबकि अगर बात मॉलिक्यूल की जाए तो किसी भी सब्सटेंस का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो फ्री स्टेट में तो एग्जिस्ट करता है लेकिन केमिकल रिएक्शन में
पार्टिसिपेट नहीं करता उसको हम मॉलिक्यूल कहेंगे। तो ये दो डिफरेंसेस हैं हमारे एटम्स और मॉलिक्यूल्स के बीच। एटम किसी भी सब्सटेंस का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जो फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करता लेकिन केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, जबकि मॉलिक्यूल किसी भी सब्सटेंस का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जो फ्री स्टेट में तो एग्जिस्ट करता है लेकिन केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता। तो पहला जो हमारा फिजिकल नेचर है मैटर का, वो एक्सप्लेन करता है कि कोई भी मैटर कंपोज्ड होता है, बना होता है पार्टिकल्स से, और इन पार्टिकल्स को हम एटम, मॉलिक्यूल या आयन कहते हैं। दूसरा जो फिजिकल नेचर है मैटर का, वो ये कहता है कि जितने भी पार्टिकल्स जिनसे मिल करके हमारा मैटर बना हुआ है वो बहुत छोटे साइज के होते हैं। सवाल ये उठता है कि कितने छोटे? तो हमारी इमेजिनेशन से परे, यानी बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन, यानी जितना छोटा हम सोच सकते हैं उस छोटे से भी छोटा हो सकता है कोई भी पार्टिकल। यानी जितने भी मैटर बने हैं वो छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिल करके बने हैं, एटम्स, मॉलिक्यूल्स या आयंस से मिल के बने हैं, और इन एटम, मॉलिक्यूल या आयंस की साइज हमारी इमेजिनेशन के बियॉन्ड है, यानी वो इतने छोटे हैं जिनकी कल्पना नहीं की जा सकती। इन पार्टिकल्स को नेकेड आई से नहीं देखा जा सकता, उनको देखने के लिए स्पेशल टाइप के माइक्रोस्कोप्स, जिनमें हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप कहते हैं, जिनको उन माइक्रोस्कोप्स के थ्रू इन एटम्स, मॉलिक्यूल्स या आयंस को देखा जा सकता है। तीसरा जो हमारा फिजिकल नेचर है वो ये कि जितने भी पार्टिकल्स हैं उन सबके बीच स्पेस होता है, यानी द पार्टिकल्स ऑफ अ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। इसको ऐसे समझ लीजिए, जितने भी पार्टिकल्स हैं इन्हीं पार्टिकल्स से मिल करके कोई भी मैटर बना होता है। अब जब कोई भी मैटर किसी पार्टिकल से मिल के बना होगा तो दो पार्टिकल्स के बीच कोई ना कोई एक स्पेस बचेगा। इस स्पेस को हम कहते हैं इंटर पार्टिकल स्पेस। अब अगर दिया गया मैटर एटम्स से मिल करके बना है तो हम कहेंगे इसको इंटर एटॉमिक स्पेस। अगर दिया गया मैटर मॉलिक्यूल से मिल के बना है तो उसको हम कहेंगे इंटर मॉलिकुलर स्पेस, और अगर दिया गया मैटर आयंस से मिलकर बना है तो हम उसे कहेंगे इंटर आयनिक स्पेस। यानी जितने भी पार्टिकल्स, जितने भी मैटर के पार्टिकल्स हैं उन सभी पार्टिकल्स के बीच स्पेस पाया जाता है। ये हो सकता है कि किसी किसी मैटर में पार्टिकल्स के बीच की स्पेस बहुत ज़्यादा हो, जैसे कि गैसेस, और किसी किसी मैटर में पार्टिकल्स के बीच का जो स्पेस है वो बहुत कम हो, जैसे कि सॉलिड। यानी अगर पार्टिकल के बीच के स्पेस के आधार पर हम देखें तो अगर पार्टिकल्स के बीच का स्पेस बहुत कम होगा तो हम कहेंगे कि वो सब्सटेंस सॉलिड है। अगर पार्टिकल्स के बीच का स्पेस सॉलिड की अपेक्षा ज़्यादा होगा तो हम कहेंगे कि वो सब्सटेंस लिक्विड है, और अगर पार्टिकल्स के बीच का जो स्पेस है वो बहुत अधिक होगा तो हम कहेंगे कि वो एक गैस है। यानी पार्टिकल्स के बीच पाए जाने वाले स्पेस के आधार पर हम मैटर को 3 कैटेगरी में कैटेगराइज कर सकते हैं: सॉलिड, लिक्विड और गैस। इस पूरे डिस्कशन का रिजल्ट ये आता है कि किसी भी मैटर का पार्टिकल अगर लिया जाए तो प्रत्येक पार्टिकल के बीच कम या अधिक स्पेस निश्चित रूप से पाया जाता है। अगला जो फिजिकल नेचर है हमारा मैटर का वो ये है कि जितने भी पार्टिकल्स होंगे किसी मैटर के वो कॉन्टिन्यूअसली मूव करते हैं, यानी पार्टिकल्स स्टेशनरी नहीं होते, वो निश्चित तौर पर मूव करते हैं। ये अलग बात है कि अगर सॉलिड सब्सटेंसेस लेते हैं, सॉलिड मैटर लेते हैं, तो पार्टिकल के बीच का स्पेस चूंकि बहुत कम है इसलिए उनको मूवमेंट के लिए स्पेस कम मिलेगी। दूसरी तरफ लिक्विड के पार्टिकल्स को अगर लेते हैं तो इनमें स्पेस अधिक है, इसलिए सॉलिड के कंपैरिजन में लिक्विड के जो पार्टिकल होंगे वो ज़्यादा मूव कर पाएंगे और गैसियस मॉलिक्यूल्स और ज़्यादा अच्छे तरीके से मूव कर पाएंगे। यानी जितना ज़्यादा स्पेस होगा पार्टिकल के बीच का उतना ही अधिक स्पीड से वो मूव कर पाएंगे।
अगर कोई सॉलिड ऐसा है जो कॉम्पैक्ट है, यानी उनके पार्टिकल के बीच एकदम स्पेस नहीं है, तो हम ये कहेंगे कि जो उसके पार्टिकल्स हैं वो अपनी मीन पोजीशन पर ही, यानी जहां वो हैं वहीं पर टू एंड फ्रो मोशन करते हैं या फिर वाइब्रेशन करते हैं। यानी पार्टिकल के अंदर कोई ना कोई मूवमेंट होगी, भले ही वह वाइब्रेटरी मोशन ही क्यों ना हो। चूंकि लिक्विड और गैस के पार्टिकल्स के बीच स्पेस थोड़ा सा अधिक होता है, इसलिए इसके पार्टिकल्स सॉलिड के कंपैरिजन में इजीली मूव कर पाते हैं, जबकि सॉलिड के पार्टिकल्स मूव कर भी सकते हैं या फिर अपनी जगह पर ही वाइब्रेशन कर सकते हैं। यानी ये डिस्कशन बताता है कि जितने भी मैटर के पार्टिकल्स हैं वो कॉन्टिन्यूअसली मूव करते हैं। पांचवा जो हमारा फिजिकल नेचर है वो ये कहता है कि किसी भी मैटर के जितने भी पार्टिकल्स होंगे वो सब एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे, यानी पार्टिकल्स अट्रैक्ट ईच अदर। इन सभी पॉइंट्स को एक बार और हम डिस्कशन में लेंगे। फिलहाल हम केवल और केवल जो फिजिकल नेचर है मैटर का उसके ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं। तो फिर से एक बार, फिजिकल नेचर ऑफ मैटर कहता है कि किसी भी सब्सटेंस के मैटर पार्टिकल्स से मिलके बने होते हैं, यानी मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। दूसरा पॉइंट है इसका कि पार्टिकल्स आर वेरी स्मॉल इन साइज, यानी किसी भी मैटर के पार्टिकल्स की साइज बहुत छोटी होती है। तीसरा पॉइंट है हमारा पार्टिकल्स हैव स्पेस बिटवीन देम, यानी पार्टिकल्स के बीच स्पेस होता है, जगह होती है। चौथा पॉइंट है हमारा कि पार्टिकल्स आर कॉन्टिन्यूअसली मूविंग, यानी किसी भी मैटर के पार्टिकल मूवमेंट शो करते हैं। और पांचवा और लास्ट पॉइंट है हमारा कि पार्टिकल्स अट्रैक्ट ईच अदर, यानी किसी भी मैटर के पार्टिकल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अब इन सभी का हम थोड़ा सा डिटेल एक्सप्लेनेशन लेने की कोशिश करते हैं। आइए देखते हैं फिजिकल नेचर ऑफ मैटर का डिटेल एक्सप्लेनेशन। पीछे आपको बताया गया कि कोई भी मैटर पार्टिकल्स से मिल करके बना होता है, यानी पहला पॉइंट था आपका कि मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। पीछे आपको बताया गया कि पार्टिकल्स तीन तरीके के हो सकते हैं, या तो वो एटम हो सकते हैं, या फिर मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, या फिर वो आयन हो सकते हैं। एटम किसी भी सब्सटेंस का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है जो फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करता लेकिन केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। इसे हम सिंबल्स, इंग्लिश के सिंबल्स से इंडिकेट करते हैं, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड सो ऑन। जबकि मॉलिक्यूल्स किसी भी सब्सटेंस का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है जो फ्री स्टेट में एग्जिस्ट करता है लेकिन केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता। फॉर एग्जांपल H2, N2 एंड O2। इसके अलावा आयंस होते हैं। आयंस दो तरीके के होते हैं, एक होता है पॉजिटिव आयन जिसे हम कैटायन कहते हैं, और दूसरा होता है निगेटिव आयन जिसे हम एनायन कहते हैं। कैटायन यानी जैसे H+ आयन, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है इसलिए इसको कैटायन कहेंगे, और Cl- आयन इसे हम एनायन कहेंगे। जब ये दोनों आपस में कंबाइन होते हैं तो इनके कॉम्बिनेशन से जो नया सब्सटेंस बनता है उसको HCl कहते हैं, यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड। यानी कुल मिलाकर के कोई भी मैटर पार्टिकल्स से मिलके बना होता है, और ये पार्टिकल्स तीन तरीके के हो सकते हैं, एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस। दूसरा पॉइंट था हमारा कि पार्टिकल्स की साइज क्या होती है। तो मैंने आपको पीछे बताया कि इनकी साइज बहुत ज़्यादा छोटी होती है, इतनी ज़्यादा छोटी होती है कि आप इसे नेकेड आई से नहीं देख सकते, कैन नॉट सी थ्रू नेकेड आइज। तो जाहिर सी बात है कि जब नेकेड आई से आप इसे नहीं देख सकते तो उसे देखने के लिए आपको हाईली मैग्नीफाइड माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ेगी, यानी आपको ऐसे माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ेगी जिसके अंदर ये प्रॉपर्टी हो कि वो छोटे से छोटे पार्टिकल को भी बड़ा करके दिखा सके, जैसे कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। यानी अगर हमें पार्टिकल्स को देखना है तो इसके लिए हमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ेगी। तीसरी प्रॉपर्टी थी हमारी कि पार्टिकल्स के बीच स्पेस होता है। मैंने अभी आपको बताया कि अगर हम कोई भी सब्सटेंस लेते हैं, चाहे वो सॉलिड हो या फिर लिक्विड हो या फिर गैस हो, तो उनके
पार्टिकल्स के बीच स्पेस पाया जाता है। इसी स्पेस के आधार पर ही हम उसे सॉलिड, लिक्विड या गैस की संज्ञा देते हैं। अगर पार्टिकल्स के बीच बहुत कम स्पेस है तो हम उसे सॉलिड कहेंगे। पार्टिकल्स के बीच अगर स्पेस ठीक ठाक है तो हम उसे लिक्विड कहेंगे। ठीक ठाक का मतलब पार्टिकल्स के बीच का स्पेस अगर सॉलिड के कंपैरिजन में ज़्यादा है तो उसे लिक्विड कहेंगे, और अगर पार्टिकल्स के बीच का स्पेस लिक्विड और सॉलिड दोनों की अपेक्षा ज़्यादा होगा तो हम उसे गैस कहेंगे। चौथा हमारी प्रॉपर्टी थी कि पार्टिकल्स कॉन्टिन्यूअसली मूव करते हैं। जितने भी पार्टिकल्स होते हैं वो कॉन्टिन्यूअसली मूविंग होते हैं। आइए एक एग्जाम्पल लेते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। अगर आप एक बीकर ले लें, इस बीकर के अंदर आप वाटर रख लें और उस वाटर के अंदर आप ऐड कर दें KMnO4 को, जिसे हम कहते हैं पोटेशियम परमैंगनेट, जिसका कलर होता है पर्पल। अगर आप इस KMnO4 के कुछ क्रिस्टल्स, सॉलिड क्रिस्टल्स इसके अंदर डाल दें और इसे अच्छे से मिक्स कर दें तो फिर आप ऑब्जर्व करेंगे कि पूरे जो लिक्विड का कलर है वह भी पर्पल कलर में कन्वर्ट हो जाता है। ये क्या इंडिकेट करता है? ये इंडिकेट करता है कि जो पोटेशियम परमैंगनेट सब्सटेंस के पार्टिकल्स थे वो पार्टिकल्स एक जगह से मूव करते हुए इस लिक्विड के अंदर प्रत्येक स्पेस को उन्होंने एक्वायर किया। इस एक्सपेरिमेंट से दो चीज़ें कंफर्म होती हैं। पहली चीज़ तो ये कि KMnO4 के पार्टिकल्स वाटर मॉलिक्यूल के बीच में पहुंचे हैं। दैट मीन्स कि वाटर मॉलिक्यूल के बीच में स्पेस है। तो हमारा जो एक्सप्लेनेशन नंबर 3 है उसका वेरिफिकेशन होता है कि पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है। साथ ही साथ अगर पोटेशियम परमैंगनेट के पार्टिकल्स मूव नहीं करते तो फिर पोटेशियम परमैंगनेट इस पूरे लिक्विड के अंदर डिसॉल्व नहीं होता, घुलता नहीं। यानी ये एक्सपेरिमेंट इंडिकेट करता है कि किसी भी मैटर के पार्टिकल्स कॉन्टिन्यूअसली मूव करते हैं। अब इस कॉन्टिन्यूअस मूविंग के दौरान अगर पार्टिकल्स कॉन्टिन्यूअस मूविंग के दौरान जिगजैग पाथ एक्वायर कर लेते हैं तो रॉबर्ट ब्राउन ने इस टाइप के मूवमेंट को एक्सप्लेन करते हुए कहा था कि अगर मैटर के पार्टिकल्स जिगजैग मोशन शो करते हैं तो इस मोशन को हम कहेंगे ब्राउनियन मूवमेंट। यानी मैटर के जितने भी पार्टिकल्स हैं वो पार्टिकल्स ब्राउनियन मूवमेंट शो करते हैं। पांचवा जो हमारा कैरेक्टरिस्टिक था वो ये था कि पार्टिकल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो मैंने आपको बताया कि जितने भी पार्टिकल्स होंगे वो एक दूसरे के ऊपर अट्रैक्शन फोर्स लगाते हैं और इस अट्रैक्शन फोर्स की वजह से ही वो एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। ये अट्रैक्शन फोर्स डिपेंड करता है, यानी ये अट्रैक्शन फोर्स का मैग्नीट्यूड डिपेंड करता है कि हमारा पार्टिकल के बीच का स्पेस कितना कम या कितना अधिक है। अगर पार्टिकल्स के बीच का स्पेस बहुत कम है जैसे कि सॉलिड, तो वहाँ पार्टिकल्स के बीच लगने वाला अट्रैक्शन फोर्स बहुत ज़्यादा होगा। अगर पार्टिकल्स के बीच की स्पेस बहुत कम है तो हम उसे सॉलिड कहते हैं और उनके बीच लगने वाला अट्रैक्शन फोर्स बहुत अधिक होता है। अगर पार्टिकल के बीच की स्पेस सॉलिड के कंपैरिजन में अधिक होगी तो फिर उनके बीच लगने वाला अट्रैक्शन फोर्स इंटरमीडिएट होगा, यानी बहुत ज़्यादा नहीं होगा और बहुत कम भी नहीं होगा। ऐसे मैटर को हम लिक्विड कहते हैं। लेकिन अगर बात गैस की जाए तो पार्टिकल के बीच का स्पेस बहुत ज़्यादा होता है और पार्टिकल के बीच का स्पेस जब ज़्यादा होगा तो उनके बीच लगने वाला जो अट्रैक्शन फोर्स होगा वह अट्रैक्शन फोर्स बहुत कम होगा। यानी हम कह सकते हैं कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और
पार्टिकल के बीच का अगर हम रिलेशन देखें तो फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा पार्टिकल के बीच के स्पेस के, यानी स्पेस जितना ज़्यादा होगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना ही कम होगा, और स्पेस जितना कम होगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना ही ज़्यादा होगा। तो ये था हमारा फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। पूरे टॉपिक को एक बार हम फिर से समराइज कर लेते हैं। चैप्टर है हमारा मैटर इन आवर सराउंडिंग। मैटर क्या होता है? तो कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो स्पेस ऑक्यूपाई करे, जिसके पास अपना खुद का मास हो और जिसको हम अपने सेंसरी ऑर्गन्स से फील कर सकें, उसे हम मैटर कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल मार्कर, वाटर एंड एयर। और भी हम इसके एग्जाम्पल्स लेंगे अगले सेक्शन में जब हम स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ेंगे। इसके बाद हमने डिस्कशन किया फिजिकल नेचर ऑफ मैटर को। पहला पॉइंट था हमारा कि मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। दूसरा पॉइंट था हमारा कि पार्टिकल्स आर वेरी स्मॉल इन साइज, इवन बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन। तीसरा पॉइंट था हमारा पार्टिकल्स हैव स्पेस बिटवीन देम। ये स्पेस डिसाइड करता है कि उनका फिजिकल स्टेट क्या रहने वाला है। अगर स्पेस बहुत कम है तो सॉलिड होगा, स्पेस ज़्यादा होगा तो लिक्विड होगा, स्पेस सबसे ज़्यादा होगा तो फिर उसे हम गैस कहेंगे। चौथा पॉइंट था हमारा कि पार्टिकल्स जो हैं वो कॉन्टिन्यूअसली मूव करते हैं। इसको एक्सप्लेन किया था रॉबर्ट ब्राउन ने, इसलिए इस जिगजैग मूवमेंट की जो फिनोमेना है, इस जिगजैग मूवमेंट की फिनोमेना को हम कहते हैं ब्राउनियन मूवमेंट। इसके बाद हमारा लास्ट पॉइंट था कि पार्टिकल्स अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को, पार्टिकल्स अट्रैक्ट ईच अदर। इस बेसिस पर मैंने आपको बताया कि अगर पार्टिकल के बीच की स्पेस बहुत कम है तो उनके बीच लगने वाला अट्रैक्शन फोर्स बहुत ज़्यादा होगा, और अगर पार्टिकल्स के बीच का स्पेस बहुत ज़्यादा है तो उनके बीच लगने वाला अट्रैक्शन फोर्स बहुत कम होगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगले सेक्शन में हम लोग लेंगे स्टेट्स ऑफ मैटर और वहां जानने की कोशिश करेंगे कि मैटर के कितने स्टेट्स होते हैं, उनके एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं। थैंक यू वेरी मच।